हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज की, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। और मैं खुद, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी ये मैं खुद कवर कर रहा हूँ, राइट। जिसमें सारे चैप्टर्स को पूरे सीक्वेंस में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसी सीक्वेंस में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेस, एक्सट्रीमिस्ट फेस, राइट। इसका ये पार्ट 2 है, एक पार्ट पहले से आ चुका है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे भी देखिए। यू कैन विजिट दैट वीडियो ऑल्सो ऑन द सेम चैनल। और एक्सट्रीमिस्ट फेस क्या होता है ये पहले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि उसके एमसीक्यूज डिस्कस करते करते ऑलमोस्ट आपका टॉपिक प्रिपेयर भी हो जाए, राइट। आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल जाए यहीं से, ओके। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, राइट। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। The Lucknow session of Indian National Congress that took place in 1916 was presided over by, okay। ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लखनऊ सेशन था, दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी दैट टुक प्लेस इन 1916, तो ये तो बता ही दिया कि 1916 में हुआ था। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि लखनऊ सेशन कब हुआ था, राइट। 1916 was presided over by, मतलब who was the president of Lucknow session of 1919, okay। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू एंड एसी मजुमदार। इनफैक्ट ये अंबिका चरण मजुमदार है, ओके। देखो, लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, और इस सेशन में मैं इसको पूरा ही डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि इससे बस यही क्वेश्चन नहीं आता है, इससे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं लखनऊ सेशन से। इसमें 2 एग्रीमेंट हुए थे, राइट। पहला एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, राइट। और दूसरा एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन, सेकेंड एग्रीमेंट वॉज बिटवीन INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, राइट। और मतलब 1916 में कोइंसिडेंटली मुस्लिम लीग का भी सेशन लखनऊ में ही हो रहा था, राइट, उसी समय पे। तो वहां पे इन दोनों के बीच में भी एक समझौता होता है बिटवीन INC इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, राइट। ये जो एग्रीमेंट है बेसिकली इसको ही हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ओके। जिसमें दोनों पार्टियों ने तय किया कि वो साथ मिलकर काम करेंगे, ओके। और कुछ समय तक साथ मिलकर काम किया भी। इसमें क्या हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में क्या समझौता हुआ था 1907 में सूरत सेशन में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन यस्टरडे सेशन दैट मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट वर डिवाइडेड। द कांग्रेस वॉज formally divided between the two group, moderates and extremists, in 1907 in Surat session, right। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कांग्रेस का डिवीजन हुआ था in 1907, और यहां पे लखनऊ सेशन में द कांग्रेस वॉज रीयूनाइटेड, राइट, रीयूनाइटेड आफ्टर ऑलमोस्ट 9 years, राइट। तो सूरत स्प्लिट के लगभग 9 सालों के बाद कांग्रेस यहां पे एक बार फिर से रीयूनाइट हुई, राइट। तो ये दूसरा सेशन हुआ था, दूसरा एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग। तो ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। 1916 में सेशन हुआ था, यहां पे लिखा हुआ है। तो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में वो मैंने आपको बता दिया एक साथ, राइट। और क्वेश्चन यहां पे क्या पूछ रहा है कि इस सेशन हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन, हु प्रेसाइड दिस सेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अंबिका चरण मजुमदार, राइट।
सो डी विल बी दी राइट आंसर। ओके, और अब तो इस टॉपिक से कुछ भी पूछे तो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया, तो आई थिंक ये टॉपिक आपका पूरा ही प्रिपेयर हो गया। और यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजुमदार। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was the chief architect? Chief architect, okay, of reconciliation between extremist and moderate. Okay, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि लखनऊ सेशन में 1916 में जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो डिवाइड हो गए थे इन सूरत सेशन 1907, दे गॉट रीयूनाइटेड इन लखनऊ सेशन, राइट। उसमें मेजर रोल किसने प्ले किया था? जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इनके बीच जो एग्रीमेंट हुआ, ये वापस से रीयूनाइट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट को वापस से कांग्रेस में शामिल कर लिया गया। हु प्लेड द मेजर रोल बिहाइंड दैट? बेसिकली ये प्रिंसिपल चीफ आर्किटेक्ट का यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है एनी बेसेंट, एम ए जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, राइट। एनी बेसेंट के एफर्ट से ही एक्सट्रीमिस्ट जो है वो वापस से कांग्रेस में आ गए, राइट। तिलक, लाला लाजपत राय एंड ऑल द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which decision was taken in Lucknow session of Congress in 1916 with long-term implication? अच्छा, मतलब लखनऊ सेशन में ऐसा कौन सा डिसीजन लिया गया जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हुआ? देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। यस, ये तो था। बाकी भी देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शंस। टेम्पररी मर्जर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस ऑकर्ड, नो, मर्जर नहीं हुआ था, तो ये सेकंड स्टेटमेंट, ये ऑप्शन ही गलत है। मुस्लिम पर्सन वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये तो बहुत पहले भी हो चुका था। 1887 में ही बदरुद्दीन तैयब जी वाज दी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, तो ये तो होता ही रहता था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड नन ऑफ द अबव। हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें मुस्लिम डेलीगेशन लॉर्ड मिंटो से जाकर मिला था, उसमें भी उन्होंने लॉर्ड मिंटो के सामने डिमांड रखी थी। देन इन अमृतसर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1908 अगेन दे रिटरेटेड देयर डिमांड, उसमें उन्होंने ऑफिशियली मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से डिमांड रखी कि उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, राइट। देन द गवर्नमेंट पास्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, राइट, जिसमें गवर्नमेंट ने उनकी इस बात को, इस डिमांड को मान लिया, राइट, और सेपरेट इलेक्टोरेट ये उनको दे दिया, राइट, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हो गया। ये हुआ बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ओके। बट कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, कांग्रेस इसको अपोज कर रही थी, अपोज करना भी था, राइट, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट इट इज समथिंग विच सोड द सीड ऑफ सेपरेटिज्म। अगर इंडिया का जो पार्टीशन हुआ बिटवीन द टू कंट्री, इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे कौन है, तो वो ये सेपरेट इलेक्टोरेट ही है, राइट। लेकिन मुस्लिम लीग उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए, राइट, साथ मिलकर काम करने के चक्कर में कांग्रेस ने 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट को एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर दिया, मान्यता दे दी, राइट, कि ठीक है अब हम इसका विरोध नहीं करेंगे। तो ये सबसे इसका लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन हुआ। माना जाता है कि ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक थी, एक ऐतिहासिक भूल थी, राइट, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था। तो ये जो है मुस्लिम लीग का सपोर्ट लेने के चक्कर में कांग्रेस ने ये गलती की, राइट। मानते हैं कि 1916 में उसको एक तरीके से इन प्रिंसिपल कांग्रेस ने मान लिया कि ठीक है सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है हम इसको सपोर्ट करते हैं, राइट, मतलब हम इसका अपोज नहीं करेंगे। तो अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए था, ऐसा माना जाता है। दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इन प्रिंसिपल इसको मान लिया गया, राइट। तो एक तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट को
उसको एक तरीके से लेजिटिमेसी मिल गई, राइट। तो यहां पे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड ऑफ मुस्लिम लीग वाज एक्सेप्टेड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following session of Indian National Congress Mahatma Gandhi was apprised of the problem of Champaran peasants? Okay, right. क्वेश्चन पूछ रहा है कि कांग्रेस की किस सेशन में महात्मा गांधी को पहली बार जो चंपारण के किसान हैं उनकी समस्याओं के बारे में पता चला, राइट। यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बनारस सेशन 1905, इस समय तो महात्मा गांधी कहां पे थे? साउथ अफ्रीका में थे। कलकत्ता सेशन 1906, महात्मा गांधी वॉज इन साउथ अफ्रीका। सूरत सेशन 1907, नो। लखनऊ सेशन 1916, जिसकी बात अभी हो रही है, राइट, लखनऊ सेशन। इनफैक्ट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए ही 1915 में, राइट। 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए और 1915 में लगभग 22 सालों के बाद वो इंडिया वापस आए। ऐसा नहीं है कि 22 सालों में, मतलब 22 सालों के बाद पहली बार आए, बीच में वो आते जाते रहे, बट फाइनली विद बैग एंड बैगेज 1950 में वो फाइनली इंडिया वापस आए, राइट। 1915 में इंडिया वापस आए और 1916 में उन्होंने फॉर्मली कांग्रेस ज्वाइन की, राइट। ही फॉर्मली ज्वाइन द कांग्रेस इन 1916। ओके, और जो पहला सेशन उन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग द कांग्रेस, द फर्स्ट सेशन इन विच ही टुक पार्ट, इन विच ही पार्टिसिपेटेड वाज दिस सेशन, लखनऊ सेशन ऑफ 1916, राइट। और इसी लखनऊ सेशन में राजकुमार शुक्ला, जो कि खुद चंपारण के थे, इनका भी नाम आपको याद रखना है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने गांधी को इनवाइट किया था चंपारण आने के लिए। सो ही हिमसेल्फ वाज अ लैंडलॉर्ड ऑफ द चंपारण, राइट। और ही इनवाइटेड महात्मा गांधी टू कम टू द चंपारण टू लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिगो फार्मर्स ऑफ द चंपारण, राइट। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ला ने इसी लखनऊ सेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में महात्मा गांधी को बताया था, राइट, इन लखनऊ सेशन ऑफ 1916। दो उस समय तक वो इतने बड़े लीडर थे नहीं, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इनफैक्ट चंपारण के बाद ही शुरू हुई, राइट। बट इसी में सबसे पहले उनको इसके बारे में पता चला था। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, लखनऊ सेशन 1916। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following present period of unanimity between INC, Indian National Congress and Muslim League? Okay, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहां पे देखो 4 सेट दिए हुए, 4 ईयर्स नहीं दिए हुए, 4 सेट है। मतलब 1906 to 1911, 1916 to 1922, 1917 to 1921 and 1940 to 1946, ये 4 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से किस पीरियड में, ये जो 4 पीरियड्स लिखे हुए हैं, इनमें से किस पीरियड में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एकता रही, यूनैनिमिटी रही, मतलब दोनों पार्टीज में अच्छे संबंध रहे, ठीक है। ये 4 पीरियड दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखो, यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा के थोड़ी भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो ऑप्शन डी तो आप बिल्कुल से एलिमिनेट कर सकते हैं। मतलब ये तो दोनों पार्टियों के बीच में वर्स्ट फेज माना जाता है 1940 टू 46। 40 में मुस्लिम लीग ने पहली बार कांग्रेस की डिमांड रखी फॉर्मली, पाकिस्तान की डिमांड रखी फॉर्मली इन इट्स लाहौर सेशन, कि मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, अ सेपरेट स्टेट पाकिस्तान। तो उसके बाद तो संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए थे, तो ये तो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर देंगे, थोड़ी भी अगर आपने पढ़ी है तो हिस्ट्री। देन इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं 1916 टू 1911, ये भी आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 1916 में 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, राइट। और वो बनी ही किस ग्राउंड पे थी कि उसे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था, एंड इन इस फर्स्ट
सेशन द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, राइट, और कांग्रेस तो उसके अगेंस्ट एक आंदोलन चला रही थी। तो इन जनरल थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है तो दो ऑप्शन तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। यहां दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। 1916 लखनऊ सेशन में, अभी मैंने शुरू में डिटेल में डिस्कस किया कि एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन इट्स लखनऊ सेशन, राइट। लखनऊ सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था? इन 1916, राइट। तो यहां से आपको एक हिंट तो मिल ही गया, 1916, राइट। और 1916 से लेकर 1922 तक इन दोनों पार्टियों के बीच में अच्छे संबंध रहे, राइट। कब तक अच्छे संबंध रहे? जब तक महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट नहीं किया, राइट। वंस ही स्टार्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अगेन द डिफरेंसेस बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस केम ऑन द सरफेस, राइट। तो मुस्लिम लीग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद से फिर वापस से दोनों के रास्ते अलग हो गए, राइट। बट इस पीरियड में फ्रॉम 1916 टू 1922 दोनों पार्टीज के बीच में अच्छे संबंध रहे, राइट। तो ये है, ये काफी डीप क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वही इसका आंसर कर पाएगा। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who launched the first Home Rule League movement? Okay, Home Rule League movement, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं। जस्ट अ मिनट। ये जो होम रूल लीग मूवमेंट है, होम रूल लीग मूवमेंट, दिस मूवमेंट, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं। दिस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय द सिमिलर मूवमेंट ऑफ आयरलैंड, राइट। और सबसे पहले इसका प्रपोजल किसने रखा था? हु प्रपोज दिस मूवमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट वाज प्रपोज्ड बाय एनी बेसेंट, राइट, एनी बेसेंट। ये एक न्यूज़पेपर निकाला करती थी, कॉमनवेल्थ, राइट। और कॉमनवेल्थ में पहली बार इन्होंने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने की बात की थी। ये खुद आयरलैंड की थी, राइट। तो इंस्पायर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ आयरलैंड, और आयरलैंड में भी जो मूवमेंट चल रहा था उसका नाम यही था, होम रूल लीग मूवमेंट, राइट। तो इंस्पायर्ड बाय द सिमिलर मूवमेंट ऑफ आयरलैंड, ही प्रपोज्ड टू लॉन्च द मूवमेंट बाय द सेम नेम इन इंडिया, ओके। तो पहली बात इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में होम रूल लीग मूवमेंट की बात रखी। दो लीडर एसोसिएटेड है होम रूल लीग मूवमेंट से, मतलब दो लोगों ने लॉन्च किया। एक तो एनी बेसेंट खुद है एंड अदर वन इज बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया। प्रपोज सबसे पहले एनी बेसेंट ने किया, लेकिन तिलक ने जो होम रूल मूवमेंट शुरू किया वो शुरू हुआ था अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट ने थोड़ा समय बाद ही शुरू किया इन सितंबर 1916, राइट। दोनों लोगों का एरिया भी अलग अलग था, मतलब तिलक जो अपना होम रूल मूवमेंट चला रहे थे वो महाराष्ट्र में चला रहे थे, एक्सेप्ट बॉम्बे, महाराष्ट्र, पुणे, सेंट्रल प्रोविंस, देन अ पार्ट ऑफ कर्नाटका, राइट। तो ये सारा एरिया तिलक चला रहे थे और तिलक का जो एरिया है उसे छोड़ के बाकी का पूरा इंडिया में एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट था, राइट। तो ये है लगभग सारी इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में आपको दे दी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट? पहला होम रूल लीग मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? तो देखो यहां पे अब क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, क्योंकि यहां पे पढ़ के बहुत क्लियर नहीं हो रहा है। ये प्रपोजल किसका था? ये प्रपोजल तो एनी बेसेंट का था, राइट। मतलब होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करना है तो ये सबसे पहले ये जो इनिशिएटिव था या आइडिया था, दिस आइडिया वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय एनी बेसेंट। तो अगर इस सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट।
बट यहां पे काफी ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखा हुआ है, हु लॉन्च द फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट, पहला होम रूल लीग मूवमेंट किसने लॉन्च किया था। तो यहां पे मैंने आपको यहां पर मैंने आपको मेंशन किया ही है कि अप्रैल में, मतलब पहले तिलक ने स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है और इसका आंसर हो जाएगा तिलक, राइट। Though these questions, such type of questions are very confusing, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस की लैंग्वेज को और ज्यादा क्लियर करना चाहिए। ये एक PYQ ही है, ये किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, राइट। तो और जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा गहराई में सोच के आंसर नहीं देना चाहिए, कभी कभी इस चक्कर में भी क्वेश्चन गलत हो जाता है, राइट। मतलब उन्होंने पूछा तो सुपरफिशियली, लेकिन आप बहुत ज्यादा डीप में चले गए, तो इसीलिए मैंने इसको इतना ज्यादा डिस्कस किया, ओके। तो यहां सिंपली तिलक ने पहले स्टार्ट किया था। आइडिया वॉज गिवन बाय एनी बेसेंट, राइट। आइडिया तो एनी बेसेंट का था, बट तिलक ने पहले स्टार्ट किया था अप्रैल 1916 में। सो हम मान रहे हैं कि इसका आंसर तिलक होगा, ओके। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड इन 1915-16। यस, अभी हमने डिस्कस किया, अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। पहला आंसर ही सही है, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ तिलक एंड एनी बेसेंट। अभी इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट। सो ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ, एनी बेसेंट को किससे एसोसिएट किया जाता है? यहां 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नो, उस समय एनी बेसेंट एक्टिव ही नहीं थी। होम रूल मूवमेंट, अभी हमने डिस्कस किया, होम रूल मूवमेंट ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया ही एनी बेसेंट का था, उन्होंने इसे लीड भी किया, स्टार्ट भी किया, राइट। तो ये तो है ही। खिलाफत मूवमेंट, नो। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नो, इनफैक्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उस समय तक तो एनी बेसेंट ने इसका विरोध ही किया था, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये मूवमेंट तो एनी बेसेंट ने ही शुरू किया था, उनका आइडिया यही था, तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर शुरू किया था, राइट। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, होम रूल मूवमेंट, राइट। एनी बेसेंट को इसी से एसोसिएट किया जाता है, होम रूल मूवमेंट से, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एनी बेसेंट वॉज, यहां पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या बताना है? करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अच्छा, मतलब इनमें से क्या सही है, देखते हैं। ये सब एनी बेसेंट के बारे में है। तो एनी बेसेंट वॉज, पहला स्टेटमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट, वेरी ट्रू, ये तो बिल्कुल सही है, अभी हम इसे डिस्कस कर ही चुके हैं कई बार। द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नो, शी वॉज नॉट फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन तो किया, ये मेंबर तो थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, और बाद में इसकी प्रेसिडेंट भी बनी। शी वॉज नॉट ओनली मेंबर, लेटर ही बिकम द प्रेसिडेंट, लेटर शी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी, बट शी वॉज नॉट द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनफैक्ट द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल हेनरी ऑलकॉट। इन वेयर, कहां बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी? इन न्यूयॉर्क, अमेरिका, राइट। और वहां से फिर ये थियोसॉफिकल सोसाइटी इंडिया में आई थी और एनी बेसेंट ने इसे ज्वाइन किया था, राइट। बट शी वॉज नॉट फाउंडर। फाउंडर कौन है वो मैंने आपको बता दिया। इनफैक्ट इसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, जो हमारा वीडियो आप देखिएगा, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला वीडियो, उसमें हमने इसे डिस्कस किया होगा, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो गलत है। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल सही। कब ये प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की? इन 1917 इन इट्स कलकत्ता सेशन। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। सो सी विल बी दी राइट आंसर, ओके। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, ओके। महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका, ओके। वेरी सिंपल क्वेश्चन।
महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो कौन सी मैगजीन निकाला करते थे? यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नवजीवन, इंडियन गैजेट, अफ्रीकनर, अफ्रीकानेर और इंडियन ओपिनियन। ओके, देखो महात्मा गांधी कौन कौन सी मैगजीन निकाला करते थे, लेट्स डिस्कस इट। एक मैगजीन ये निकालते थे यंग इंडिया, राइट, यंग इंडिया, और एक मैगजीन ये और निकालते थे हरिजन, राइट। सो बोथ दीज मैगजीन्स वर पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया, ठीक है, इन दोनों के एडिटर थे। और ये दोनों यंग इंडिया और हरिजन ये इंडिया में जब रहते थे, मतलब इंडिया में निकाला करते थे, ठीक है। तो दीज मैगजीन्स और जर्नल्स वर पब्लिश्ड इन इंडिया, राइट। एक और मैगजीन ये निकाला करते थे लेकिन इंडिया में नहीं, जब ये साउथ अफ्रीका में रहते थे तब, और वो कौन सी है? इंडियन ओपिनियन, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है, और इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर इंडियन ओपिनियन ये तो है ही, राइट। So here right answer is option D, Indian opinion. Okay, moving to the next question. What was the name of the newspaper published by Gandhi ji in South Africa? ये तो रिपीटिशन है, ये यहां क्या हो जाएगा आंसर? पहले ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, इंडियन ओपिनियन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर, जो महात्मा गांधी का राम राज्य है उसके 2 प्रिंसिपल क्या हैं, मतलब किन पे वो टिका हुआ है? अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टेम्परेंस, इनका भी गांधी ने सपोर्ट किया बट ये नहीं है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, खादी एंड स्पिनिंग व्हील, ये तो उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, ये नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। राइट मीन्स एंड राइट एंड्स, ये भी है, ठीक है, ये भी उनकी एक स्ट्रेटजी है, ये भी उनकी फिलॉसफी है कि एंड और मीन्स दोनों सही होना चाहिए। बट यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है, द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य वर स्टैंड ऑन व्हाट? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। सो एक ऐसा राज्य जिसमें ये दोनों चीजें हों, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इनफैक्ट ही यूज्ड टू से ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस आर माय गॉड, राइट। सो ये है, ओके, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो यहां पे हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ओके। इनफैक्ट जो गांधी का रिलीजियस थॉट है उसमें आपको ये 2 वर्ड याद रखने हैं, ठीक है। मतलब जो गांधी इज ए पर्सन, एन इंडिविजुअल, बट गांधीज्म इज एन आइडियोलॉजी, राइट। तो जो गांधीज्म है, मतलब गांधी इज व्हाट? गांधी इज एन इंडिविजुअल बट गांधीज्म इज एन आइडियोलॉजी, अ थॉट और इंस्टीट्यूट, एन इंस्टीट्यूशन, राइट। अब ये जो गांधीयन आइडियोलॉजी है इसके कई एस्पेक्ट हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट है, राइट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है। तो इस तरीके से आप ब्रेक कर करके पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, राइट। और इसका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको आपको 2 कीवर्ड से याद रखना है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, राइट। जो सोशल एस्पेक्ट है, सर्वोदय, राइट। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ट्रस्टीशिप। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। और यहां सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर गांधीयन प्रिंसिपल? यहां 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और गांधीयन प्रिंसिपल के हिसाब से क्या सही नहीं है। एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी। डिफीट मुझे पहला ही सही नहीं लग रहा है, पहला ही नहीं सही है, ठीक है, बट लेट्स सी अदर्स ऑल्सो। द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज अहिंसा, ठीक है, ये तो सही है। सत्याग्रही शुड बी फर्म इन हिज बिलीफ, यस, ट्रू। सत्याग्रही शुड हैव नो इल फीलिंग टुवर्ड हिज एनिमीज, यस, वेरी ट्रू। ये तीनों ही गांधीयन प्रिंसिपल हैं, जो ये 3 दिए हुए हैं नीचे, ऑप्शन बी, सी एंड डी, दे आर अलाइंड विद द गांधीयन आइडियोलॉजी, द गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह। पहला क्या है? एम ऑफ सत्याग्रही इज टू डिफीट द एनिमी, ये गलत है, राइट, दिस इज रॉन्ग। इनफैक्ट जो गांधी का प्रिंसिपल है सत्याग्रह का, राइट, सत्याग्रह मीन्स व्हाट?
सत्य के लिए आग्रह, टू फाइट फॉर द ट्रूथ। टू पुट इन द सिंपल वर्ड, इट सिंपली मीन्स दैट टू फाइट फॉर द ट्रूथ, राइट। इसका एम ये नहीं है टू डिफीट द एनिमी। ये गांधीयन आइडियोलॉजी में कहीं भी डिफीट या विन इस तरह की बातें नहीं आती हैं। द होल आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस गांधीयन आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन चेंज ऑफ हार्ट, परसुएशन, राइट, हृदय परिवर्तन। ये इस बात पे डिपेंड करता है, ये डिफीट या विन पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के शब्द गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं करते हैं, राइट। दीज वर्ड्स आर नॉट इन ट्यून विद द गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो ये डिफीट ऑफ एनिमी की कहीं बातें नहीं करता है, ये मतलब ये इनफैक्ट एनिमी मान नहीं दे रहा है किसी को, राइट। तो ये डिफीट की बातें नहीं हो रही है, यहाँ एनिमी की बात नहीं हो रही है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चेंज ऑफ हार्ट। सत्याग्रह क्यों करना है? डिफीट करने के लिए नहीं, एनिमी के हृदय को मतलब उसके मन को बदलने के लिए, राइट। ये इसका एम है, राइट। सो हियर ए विल बी द राइट आंसर, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following railway stations in South Africa, very interesting question, railway stations in South Africa, Mahatma Gandhi was thrown out of the train? यहां पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस स्टेशन पे साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। वेरी फेमस इवेंट, राइट, फेमस और इनफेमस आप जो कह लो। आपने भी सुना ही होगा कि ये फर्स्ट क्लास का टिकट लेके, मतलब फर्स्ट क्लास का टिकट लेके ये फर्स्ट क्लास के अपने बर्थ पे जाके बैठ गए और उसमें एक अंग्रेज पैसेंजर आया, फेलो पैसेंजर, को पैसेंजर, राइट। और जैसे उसने देखा एक नॉन वाइट, एक इंडियन जो है वो उसमें बैठा हुआ है, राइट। उस समय ये माना जाता था कि जो नॉन वाइट है वो फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकते, वो ट्रेन की फर्स्ट क्लास में वो यात्रा नहीं कर सकते, स्पेशली तब जब कोई व्हाइट बैठा हो, ठीक है। व्हाइट के साथ, मतलब एक व्हाइट पैसेंजर के साथ तो बिल्कुल नहीं कर सकते, नॉर्मली उन्हें करना ही अलाउड नहीं था, राइट। और जैसे ही उसने देखा कि एक इंडियन बैठा हुआ है, उसने तुरंत स्टाफ को बुलाया, टीटी आया, उसने कहा कि आप अपना चेंज कर लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, एंड फाइनली कुछ डिबेट वगैरह हुआ होगा और फाइनली इन्हें उठा के ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया, इनके सामान को नीचे फेंकवा दिया गया। ये कहाँ हुआ था इनके साथ? ये हुआ था पीटर मॉरिट्सबर्ग, राइट, पीटर मॉरिट्सबर्ग। और जहां पे घटना गांधी के साथ हुई थी, जिस प्लेटफॉर्म पे, आज तो उसका नाम ही महात्मा गांधी के नाम पे है, ठीक है, आज तो उसे गांधी प्लेटफॉर्म ही बोला जाता है इन साउथ अफ्रीका, राइट। बट ये आपको याद रखना है, पीटर मॉरिट्सबर्ग, राइट। ये डरबन से प्रेटोरिया जा रहे थे और रास्ते में ही, मतलब उसके लिए इनको ट्रेन पकड़नी थी, और यहाँ ये जो इवेंट हुआ था इनके साथ वो यहाँ पे हुआ था, इन पीटर मॉरिट्सबर्ग, राइट। मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इट, शुरू में ही मैंने आपको बताया, इन 1915, राइट। 1915 में ये लगभग 22 सालों के बाद ये इंडिया आए, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम established by Mahatma Gandhi during India's independence movement is located on the outskirt of, ओके, साबरमती आश्रम कहां पे है, किस स्टेट में है? पहले तो आपको यह बता दें कहां पे है, जहां से गांधी खुद आते थे, गुजरात, ओके। और गुजरात में कहां पे है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट, वर्धा, कहां पे है? यहां पे साबरमती आश्रम आपको देखने जाना हो तो कहां पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। इट्स राइट आंसर इज अहमदाबाद, राइट, ऑप्शन बी। ये साबरमती नदी के किनारे है, लगभग 30 से 35 एकड़ में फैला हुआ एक आश्रम है, ओके। आज की डेट में ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो भी अहमदाबाद जाता है वो इसे देखने जरूर जाता है, ओके। ये साबरमती की नदी के किनारे ही है, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ अहमदाबाद, ओके। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी इज द ओल्डेस्ट? अच्छा, इन्होंने कई आश्रम बनाए ना समय समय पे, जहां भी गए। सबसे पहला कौन सा है? साबरमती, फोनेक्स, वर्धा, सदाकत,
फिनिक्स आश्रम इज द ओल्डेस्ट। ये सब महात्मा गांधी ने बनाया, ठीक है। साबरमती भी इस्टेब्लिश किया, वर्धा, सदाकत, ये सब बनाया, बट ओल्डेस्ट इज फिनिक्स, राइट। सबसे पुराना फिनिक्स है, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका में बनाया था। फिनिक्स एक स्टेशन है वहां पे, उसके पास ही उन्होंने थोड़ी सी जमीन खरीदी थी, ठीक है। ही परचेज द लैंड नियर फिनिक्स स्टेशन, और वहां पे उन्होंने एक छोटा सा एक आश्रम बनाया था, राइट। तो ये तो तभी बना दिया था जब ये साउथ अफ्रीका में थे, बाकी तो सब इंडिया आने के बाद बनाया, राइट। तो ये सबसे पुराना है, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग्स द फॉलोइंग क्वाइंड द वर्ड सत्याग्रह? किसने ये वर्ड बनाया था? ये वर्ड बनाया भी गांधी ने और फेमस भी उन्होंने किया, सत्याग्रह, राइट। ये वर्ड एसोसिएट उन्हीं के साथ किया जाता है। यहां पे 4 ऑप्शन है, हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी, ठीक है। ये बाकी उनके बेटे हैं, these 3, बट द वर्ड इज क्वाइंड बाई महात्मा गांधी हिमसेल्फ, राइट। सत्याग्रह ये वर्ड जुड़ा ही हुआ है गांधीयन फिलॉसफी के साथ, राइट। इट्स मीनिंग इज व्हाट, अभी मैंने डिस्कस किया, सत्य के लिए आग्रह, टू फाइट फॉर द ट्रूथ, राइट। ओके देन, सो ये था आज का सेशन, और कुछ फैक्ट इसमें थोड़े से रेयर थे, ठीक है, बट बाय एंड लार्ज ऑल द क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट भी क्या, कुछ फैक्ट ऐसे थे जो थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़े ट्रिवियल फैक्ट थे, अदरवाइज द क्वेश्चंस आर इजी। तो और इसी के साथ हम गांधीयन फेज में एंटर कर चुके हैं। मतलब गांधीयन फेज फॉर्मली बोला जाता है वो आता है 1919 से, ओके, फ्रॉम 1919, बट उसकी बिगनिंग जो उसके इनिशियल इंफॉर्मेशन था गांधी के बारे में, ये सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट फेज फिनिश करके हम गांधीयन फेज में एंटर कर चुके हैं, और आई होप नेक्स्ट सेशन से प्रॉपर गांधीयन फेज स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो आपका टेस्ट कैसा गया आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इसमें तो कम से कम आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, या एक तो ह्यूमन एरर हो जाए, या फिर कोई फैक्ट जो आप ना जानते हो पहले से, राइट। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो सेशन हम लेके आ रहे हैं, इसका केवल ये नहीं है कि आप अपना टेस्ट या खुद को आप चेक करें, राइट। इसका मेन पर्पज है कि आपको कुछ नए फैक्ट भी मिल जाए, ठीक है, आपको कुछ नए फैक्ट मिले, कुछ क्वेश्चन हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, राइट। सो ये है, एंड इफ यू थिंक दैट दिस सेशंस आर हेल्पिंग यू, देन प्लीज लाइक दिस वीडियोस, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल, राइट। आप इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, जो और भी आपके कलीग्स वगैरह प्रिपेयर कर रहे हो, ओके। और बी विथ अस, जुड़े रहिए हमारे साथ। सो इन नेक्स्ट सेशन I will come with one more important, the next session, the more important session, right? एक इसी important topic के साथ. Till then, keep reading, keep growing. Okay, bye bye, take care.